श्री राम। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में इस चैनल पे केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है और एनसीईआरटी पैटर्न पे क्लास 6 से लेकर के 12 तक एनसीईआरटी पैटर्न अपलोड किया जाता है इस चैनल पे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बिहार पुलिस का ऑल टू ऑल 2010 से लेकर 2025 तक अपलोड कर दिए हैं। बिहार दरोगा का अपलोड कर दिए ऑल टू ऑल प्रीवियस यूथ कंपटीशन टाइम से, ठीक। और एसएससी जीडी का भी अपलोड कर दिया और क्लास 6 7 8 अपलोड कर दिए हैं। फिर 9 10 11 12 तक अपलोड करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, आज बिहार पीएससी प्री जनरल नॉलेज, जनरल साइंस सॉल्व्ड पेपर, यूथ कंपटीशन टाइम्स बीपीएससी, ठीक। 26 27 ये बिहार पीएससी सीडीपीओ सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान सॉल्व पेपर्स 1992 से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग एक यही पढ़ रहे हैं, ठीक। पढ़ेंगे पहले 38वीं बिहार पीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 1992 93 का चलिए देखिए, चलिए चालू करते हैं। मेरे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए। ऑल टू ऑल इसको पढ़ाना है, ये जितना प्रीवियस क्वेश्चन है ये ऑल टू ऑल को अपलोड करेंगे, ओके। चलिए, सबसे पहले करेंगे क्या, 38वीं बिहार पीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 1992 93 सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। चलिए पहला चालू करते हैं। जय सरस्वती माँ, जय गणेशाय नमः। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। बोल रहा है कला की गांधार शैली जो है निम्न समय में फली फूली। किसके समय में? कुषाणों के समय में फली फूली, कुषाणों के समय में फली फूली थी, ठीक है। चलिए इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इसका। यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर से कला की जीव नवीन नवीन शैली का उदय हुआ, उसे कला की गंधार शैली कहते हैं। यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर से कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे कला की गंधार शैली कहते हैं। इस कला का चरम विकास कुषाण काल में हुआ, इस कला का चरम विकास कुषाण काल में हुआ। सर्वप्रथम गांधार कला में ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ हुआ माना जाता है। इससे ग्रीक देवता अपोलो के समान ही बुद्ध की मूर्तियां बनी। सिर सिर के पीछे प्रभामंडल, घुर्रालो बालों तथा पारदर्शी वस्त्र इस कला की विशेषताएं थी, ठीक है। चलिए, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में, श्रीरंगपट्टनम में बनाई, श्रीरंगपट्टनम में बनाई। चलिए, बोल रहा है टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी, जहां पर 1792 में उसने अंग्रेजों के साथ तृतीय अंगल मैसूर युद्ध में संधि भी की थी। जहां पर जो है 1792 में उसने अंग्रेजों के साथ जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि भी की थी। 1792 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करता हुआ टीपू शहीद हो गया। 1792 के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करता हुआ टीपू शहीद हो गए, ठीक है। टीपू सुल्तान शहीद हो गए। चलिए आइए तीसरा नंबर पे क्या बोला, जंतर मंतर का निर्माण किया था, जो जंतर मंतर का निर्माण किया था महाराजा जय सिंह ने, जंतर मंतर का निर्माण किया था महाराजा जय सिंह ने, जय सिंह ने। चलिए इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने कराया था। क्या बोला, जंतर मंतर का जो निर्माण है जयपुर के राजा हैं, कौन? सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह ने कराया था। इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया, उन्होंने जो 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया, जो दिल्ली है, बनारस,
जयपुर, उज्जैन, मथुरा में स्थित है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। इन्होंने जो है अश्वमेध यज्ञ भी किया था। चलिए गुड। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कमेंट। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। कब किया गया? 1877 में। कब? 1877 में। देखिए, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री रॉयल टा, टाइटिल एक्ट 1876 के तहत 1876 में घोषित किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री रॉयल टाइटिल एक्ट 1876 के तहत 1876 में घोषित किया गया। वर्ष 1877 में लॉर्ड लिटन ने दिल्ली सरकार का आयोजन किया। 1877 में लॉर्ड लिटन ने दिल्ली सरकार का आयोजन किया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि व भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए आइए 5 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एम.जी. रानाडे को मानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन पे। बोला साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया 1928 में। कब आया? 1928 में आया। चलिए, साइमन कमीशन जिसका गठन बोल रहा है, साइमन कमीशन जिसका गठन नवंबर 1927 में लंदन में किया गया, जो 1928 में पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन 1927 में गठन हुआ, नवंबर 1927 में लंदन में गठन हुआ, फिर 1928 में पहली बार भारत आ गया। ठीक, चलिए। साइमन कमीशन का गठन 1919 ईस्वी के सुधारों की जांच करना, इस बात की सिफारिश करना कि क्या भारत इस योग्य हो गया है कि यहाँ के लोगों को और संवैधानिक अधिकार दिए जाएं, और यदि दिए जाए तो उसका स्वरूप कैसा होगा। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः भारत में इस आयोग का जोरदार विरोध हुआ। क्या हुआ? जोरदार विरोध हुआ। आइए 7 नंबर क्वेश्चन में। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? 1929 में। कब किया? 1929 में किया। कांग्रेस पार्टी ने 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस पार्टी ने 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित हैं। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित हैं। जालियांवाला बाग त्रासदी से। जालियांवाला बाग त्रासदी से। जालियांवाला बाग त्रासदी से। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। रॉलेट एक्ट और भारतीय स्वतंत्रता समर्थन बोल रहा है, रॉलेट एक्ट और भारतीय स्वतंत्रता समर्थन कार्यकर्ता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग भारी भीड़ एकत्र हुई थी, जिसमें जनरल
डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिए जाने के कारण भारी संख्या में लोग हताहत हुए और एवं मारे गए। ठीक। चलिए 8 नंबर हो गया कंप्लीट। आइए 9 नंबर। वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे। वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। वंदे मातरम गीत, वंदे मातरम जो है गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। गुरुदेव, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ से लिया गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा, जो भारत का राष्ट्रगान है। जयशंकर प्रसाद ने इमादरी तु छीन से नामक कविता की रचना की। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान नामक एक अलग राज्य बनाए जाने का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। पाकिस्तान नामक एक अलग राज्य बनाए जाने का नेतृत्व मोहम्मद जिन्ना ने किया। आगा आगा खां व सलीमुल्लाह इत्यादि ने मुस्लिम लीग के निर्माण में अपना योगदान दिया था। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है चौधरी रहमत अली ने किया था। आइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए ओ हुम एलन ऑक्टोवियन हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ हुम का पूरा नाम है एलन ऑक्टोवियन हुम द्वारा द्वारा की गई। क्या द्वारा की गई? इसका प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। डब्ल्यू जी बनर्जी क्या? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान भारतीय इतिहास में सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए जाने के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत में लाल कुर्ती नामक एक आंदोलन चलाया। मुंडा जनजातियां अधिकांश बसी है। मुंडा जनजाति अधिकांश बसी है। देखिए, यानी कि इसमें कोई आंसर नहीं है। देखिए हेडिंग पढ़ते हैं। प्रश्न काल के समय मुंडा जनजाति की सर्वाधिक संख्या बिहार में थी। वर्तमान में इनकी सर्वाधिक संख्या झारखंड में है। ये जनजातियां मुख्यतः छोटा नागपुर में निवास करती है। मध्य प्रदेश में भील, गोंड आदि जनजातियां पाई जाती है। असम में बोडो, राभा, दिमारा आदि जनजातियां निवास करती है। उत्तर प्रदेश में कोल, थारू, खरवार आदि जनजातियां पाई जाती है। चलिए, लक्षद्वीप टीपू अवस्थित है। लक्षद्वीप टीपू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। दक्षिण पश्चिम भारत में। दक्षिण पश्चिम भारत में लक्षद्वीप टापू अरब सागर में इस अवस्थित है।
लक्षद्वीप टापू अरब सागर में अवस्थित है, जो दक्षिणी पश्चिमी भारत में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप है, जिसमें केवल 7 द्वीपों पर जनजीवन है। यह भारत एकमात्र मूंगा द्वीप है। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। पंजाब में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। लौह अयस्क बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश इत्यादि में प्रमुखता से प्राप्त है। पंजाब में लौह लौह अयस्क की खानें नहीं प्राप्त होती हुई है। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है सऊदी अरब। क्या है? सऊदी अरब है। सऊदी अरब है। तेल निर्यातक करने वाले देशों में सऊदी अरब का स्थान सर्वोच्च है। वर्ष 2020 के आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक कच्चे तेल का भंडार वेनेजुएला के पास है। 2025 के आंकड़े के अनुसार विश्व के कच्चे तेल के निर्यातक देशों में सऊदी अरब प्रथम, रूस द्वितीय स्थान पे, इराक तृतीय स्थान पे है। ठीक है, चलिए। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच बीच की दूरी होती है 5.5 फीट। क्या होती है? 5.5 फीट। 5 × 2 बड़ी लाइन ब्रॉड गेज की दो पटरियों के बीच की दूरी 5 फीट 6 इंच 1676 मिमी होती है। ब्रॉड गेज भारत के साथ दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रेल गेज है। मीटर गेज 1000 मिमी हो एवं नैरो गेज 762 मिमी बटे 610 मिमी का होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को, फ्रेंड को, सहेली को, सबको भेज दीजिए। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। ठीक है, 18 नंबर। चलिए, 19 नंबर पे। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता निकोलस कोपरनिकस के अनुसार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके पूर्व यह मान्यता दृढ़ हो चुकी थी कि पृथ्वी स्थिर है तथा सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। 1530 में कोपरनिकस की किताब डी डी रिवोल्यूशनस ऑरियम कोएलट्यूम प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई हुई एक दिन में चक्कर पूरा करती है और एक साल में सूर्य का चक्कर पूरा करती है। गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल है चीन में गोबी मरुस्थल है। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया एवं चीन में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में अटाकामा उत्तरी चिली तथा द सिंतो डे सेचुरा उत्तर उत्तर प्रदेश पेरू मरुस्थल पाए जाते हैं। पश्चिमी पश्चिमी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल तथा दक्षिण दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। जो भी गलती होगा माफ कीजिएगा भाई, समझ के। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। बिहार राज्य 83 डिग्री 9 इंच ठीक पूर्व से इतना इतना पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। बिहार का अक्षांश से विस्तार इतना तक है। ठीक, चलिए। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? सीन नदी सीन नदी सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? पेरिस से। कहाँ से? पेरिस से। पेरिस नगर सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। रोम नगर टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित, लंदन जो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। द फ्रैंकफर्ट लाइन
नदी के किनारे स्थित है। फ्रैंकफर्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। स्वेज नहर जोड़ती है स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। आइए 23 नंबर का पर इंट्रोडक्शन देख लेते हैं उसका। व्याख्या। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को संबंध करने वाली एक नहर है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को संबंध करने वाली एक नहर है। सन 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देख रेख में स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ था। यह नहर 1993 किलोमीटर लंबी, 205 मीटर चौड़ी, 24 मीटर गहरी। इसका निर्माण 10 वर्ष में पूर्ण हुआ एवं 1869 में यह नहर यातायात के लिए खुल गया। ओजोन परत देश ओजोन परत क्या बताता है? पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत। समझे? पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत। ओजोन परत समताप मंडल में पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ओजोन परत समताप मंडल में पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह सूर्य द्वारा विकृत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। उत्तरी ध्रुव क्या है? उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के पास स्थित है, जो कि पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान भी है। ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है, जिसके कारण ध्रुवों की पृथ्वी के केंद्र से दूरी न्यूनतम है, जबकि भूमध्य सागर पर उभार होने से वह पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूर है। क्या है? सर्वाधिक दूर है। एस्परांटो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। विश्व भाषा के विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। एस एस्परांटो एक आसान और कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। एस्परांटो के उपनाम से इस भाषा के निर्माण लुडविग लाजर जामेहोफ ने एस्परांटो की पहली किताब 1887 में वार्सा, पोलैंड में प्रकाशित की थी। उनकी चाहत थी कि एस्परांटो एक वैश्विक भाषा बने। इस भाषा में एस्परांटो शब्द का अर्थ है आशा रखने वाला। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए प्लीज। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषा है। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। स्विट्जरलैंड फ्रांस, जर्मनी, इटली तथा ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है, अतः वहाँ जर्मन, फ्रेंच तथा इटालियन भाषा प्रधान रूप से बोली जाती है। आइए 27 नंबर पर। कौन सा कथन असत्य है? उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत बात है। वो सत्य, आप सत्य पढ़ते हैं। पहला नंबर सत्य है, ये क्या है? गलत है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय हस्तांतरीय मत पद्धति से आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा संपन्न होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचन एवं मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। क्या कहते हैं? दोनों सदस्य भाग लेते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जाएगा कहाँ पे? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा। भारत के राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का निर्णय भारत के उच्च न्यायालय करेगा। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा दिए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। ठीक। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राज्य के निर्वाचन के पश्चात संबंधित राज्य का राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। आइए, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। 14 दिन के अंदर रोक सकती है। संविधान के अनुच्छेद 109 के 5 के अनुसार राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिनों के बाद धन विधेयक स्वतः ही राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। देखिए, बीएससी प्री जीएफ में से 93 में पूछा गया। आइए 31 नंबर। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, या लोकसभा में या राज्यसभा में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। केवल धन तथा वित्त विधेयकों के लिए यह प्रतिनिधित्व है कि प्रथमतः लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए हैं? निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए हैं? दिल्ली, महाराष्ट्र, गुवाहाटी नहीं, सॉरी, दिल्ली, महाराष्ट्र। प्रश्नकाल में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश से। वर्तमान में इसके अधिकार क्षेत्र में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय स्थापित हो गया है। मुंबई उच्च न्यायालय महाराष्ट्र का अधिकार क्षेत्र भी एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश तक है। इसके अधीन महाराष्ट्र, गोवा और दमन द्वीप तथा दादर नगर हवेली है। क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? देखिए,
इसमें आंसर नहीं दिया गया, गलत आंसर दिया था। देखिए, 1986 के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की स्वीकृत क्षमता मुख्य न्यायाधीश के साथ 25 थी। इस समय उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश हैं। 34 हैं, ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश है, 33 न्यायाधीश हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया है। भारतीय संविधान के लिए संविधान के लिए ये प्रथम संशोधन संशोधन विधेयक लाया गया 1951 में। कब लाया गया? 1951 में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 को और 31 को व 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। इसमें अनुच्छेद 19 वाक अभिव्यक्ति, वृत्ति, जीविका तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाने की भी व्यवस्था की गई है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया है। सिक्किम जो है भारत का एक राज्य बनाया गया है। इसमें आंसर नहीं है, ठीक है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया है। भारतीय संविधान के 35वें संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य की संज्ञा प्रदान की गई, किंतु यह भारत क्षेत्र का राज्य नहीं था। वास्तव में सिक्किम के 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा 26 अप्रैल 1975 से भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। क्या बोला? भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुरूप सर्वप्रथम राजस्थान विधानसभा के 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था तथा इसका विधिवत उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को दिया गया। 1959 को दिया गया। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? सरकार की पंचायती राज की प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? इनमें से सभी सही हैं। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। संविधान संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा उपयुक्त व्यवस्था की गई। संविधान में भाग 9 जोड़ा गया जिसे पंचायत नाम दिया गया। 11वीं अनुसूची में पंचायत के 29 का कार्यात्मक मध्य जोड़ी गई है। वर्ष 1992-93 के लिए वित्तीय घाटा प्रदर्शन है लगभग वर्ष 1992-93 के लिए वित्तीय घाटा प्रदर्शन है लगभग 5,000 करोड़ रुपया। 5,000 करोड़ रुपये वर्ष 1992-93 के लिए वित्तीय घाटा प्रदर्शन है लगभग 5,000 करोड़ रुपया। 1992-93 के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपया का वित्तीय घाटा दिखाया गया। वर्ष 2025-26 में राजस्व घाटा 1.5%, राजकोषीय घाटा 4.4% एवं प्राथमिक घाटा 0.8% का अनुमान है। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? चतुर्थ 1966 से 1971। चतुर्थ 1966 से 1971।
आइए 40 नंबर। तीसरी पंचवर्षीय योजना तीसरी तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 66 तक चली, उसके पश्चात तुरंत ही चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं की जा सकी और 1966 से 1969 के मध्य 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में जाकर ही प्रारंभ की जा सकी, जो कि 1974 में तक चली 1974 तक चली। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान प्रधान स्रोत है। भारत सरकार के राजस्व भारत सरकार के राजस्व का प्रधान प्रधान स्रोत है। अप्रत्यक्ष कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत अप्रत्यक्ष कर है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है। लगभग पृथ्वी पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय है 8 मिनट है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट समय लगता है। पृथ्वी के सूर्य की दूरी लगभग 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर है, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस प्रकार सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग 500 सेकेंड लगते हैं। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। लोहे के क्रोमियम का स्टेनलेस स्टील लोहे और क्रोमियम की मिश्र धातु है। इसकी रचना में 72% लोहे का, 17 से 19% क्रोमियम का तथा 7 से 9% निकल एवं कार्बन का योगदान होता है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का पूर्व रूप पुनः प्राप्त किया जा सके, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का पूर्व रूप नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जैसे दूध से दही बन जाने पर दही से किसी भी प्रकार का दूध नहीं प्राप्त किया जा सकता है। थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक शेयर कमेंट करने के लिए। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से एल्युमिनियम के। क्या होता है? एल्युमिनियम के। जब भाप एल्युमिनियम के ऊपर से गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जबकि तांबे लोहे का कार्बन के साथ भाप विक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। पास्चुराइजेशन पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। पास्चुराइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को एक निश्चित ताप पर निर्जलीकरण कीटाणु रहित किया जाता है और साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि दुग्ध की खाद्य महत्ता और क्रीम लेयर पर कोई प्रभाव न पड़े। पाश्चुकृत करने के लिए सामान्य तौर पर दुग्ध 36 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट तक रखकर प्रशिक्षकों द्वारा 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर सभी रोगजनक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही
रह सकने वाले पशुओं को, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया अभयचर प्राणी होते हैं जो जल एवं थल दोनों पर समान रूप से रह सकते हैं, जैसे मेढक, घड़ियाल। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, यह गलत बात है। यह मच्छर द्वारा फैलाई जाती है, पैथर द्वारा फैलाई जाती है मलेरिया। यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर अधिकतर होता है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला एक तीव्र ज्वर बीमारी है जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने काटने से लोगों को में फैलती है। मलेरिया एक प्रमुख लक्षण तेज बुखार, पसीना, सिर दर्द, थकान, जी मचलाना आदि है। यह बीमारी दलदली क्षेत्रों में अधिक फैलती है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। इसके इलाज में क्या किया जाता है? क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक है। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं H.J. भाभा। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। भारत सरकार द्वारा अगस्त 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। 1954 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया गया। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है बी साराभाई को। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है सी साराभाई को। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय विक्रम साराभाई को जाता है। भारतीय अंतरिक्ष इस कार्यक्रम के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान गठन इसरो की स्थापना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। सिंगो सिंगोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। क्या करता है? जो बिजली उत्पन्न करता है। सी इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा सिंगोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में परमाणु विखंडन प्रक्रिया के लिए जिस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है उसे यह रिएक्टर 2 बार इस्तेमाल योग्य ईंधन में बदलकर उत्सर्जित करता है। इसमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम और यूरेनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है जिसे मॉक्स फ्यूल कहा जाता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में द्रव सोडियम को कूलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किस भारतीय राज्य में कालाजार बीमारी काफी फैली है? किस भारतीय राज्य में कालाजार बीमारी काफी फैली हुई है? बिहार। कहाँ? बिहार। बिहार के तराई क्षेत्रों में कालाजार नामक बुखार का व्यापक प्रकोप रहता है। बिहार के तराई क्षेत्रों में कालाजार नामक बुखार का व्यापक प्रकोप रहता है। कालाजार नामक यह बीमारी बालू मक्खी के काटने से होती है जिससे मानव रक्त में लिस्मोनिया
डोनोवानी नामक परजीवी परजीवी पहुंच जाता है। यह एक संक्रामक रोग है। इससे प्रभावित अंग अस्थि मज्जा है। इसके प्रमुख लक्षण है बार बार बुखार आना, हल्का बुखार हमेशा बना रहना, भूख और वजन में लगातार कमी होना, लीवर का आकार सामान्य से बड़ा हो जाना आदि। यूएनए ब्रह्मचारी ने इनका उपचार विकसित किया। आइए 52 नंबर। बिहार में साक्षरता का स्तर है लगभग। बिहार में साक्षरता का लक्ष्य है, इसमें सब नहीं है, देखिए आंसर यहाँ होगा। बिहार में 1991 की जनसंख्या के अनुसार साक्षरता दर 38.54% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर 61.8% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.2%, महिला साक्षरता दर 51.5%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास 73.4% है। बिहार में बिहार भारत में बिहार की जनसंख्या है। भारत में बिहार की जनसंख्या है तीसरी सबसे अधिक। तीसरी सबसे अधिक। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 86,338,853 थी, जिसका दूसरा स्थान था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या इतना है। भारत की कुल जनसंख्या इतना है। जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का तीसरा राज्य है। क्या है? तीसरा राज्य है। बुतरस 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 घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव कहाँ के हैं? मिस्र के हैं। क्या हैं? कहाँ के हैं? मिस्र के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के महासचिव 1992-96 तक बुतरस बुतरस घाली थे, जो कि मिस्र देश के निवासी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, जो पुर्तगाल के हैं। इन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यभार संभाला। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों की सूची निम्नलिखित है। क्रमशः महासचिव का नाम, कार्यकाल, संबंधित देश। त्रिगवेली महासचिव 1946 से 1952 तक नॉर्वे से संबंधित हैं। डेग हैमरशोल्ड 10/4/53 1953 से लेकर 18/9/1961 तक स्वीडन के थे। यू थॉट्स 30/11/1962 से 31/12/1971 तक म्यांमार। कुर्ट वॉल्ड हाइम 1/1/72 से लेकर 10/12/1981 तक पेरू। जेबियर पेरिजडी 1/1/82 से 31/12/91 पेरू। ठीक है। बुतरस बुतरस खाली 1/1/92 से 31/12/96 मिस्र में। कोफी अन्नान 1/1/97 से 31/12/2006 घाना। बान की मून 1/1/7 से 31/12/16 दक्षिण कोरिया। एंटोनियो गुटेरेस 1/1/17 से वर्तमान पुर्तगाल तक। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? लिथुआनिया 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 लिथुआनिया। 1991 में बोरिस येल्त्सिन रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति नियुक्त हुए। गोर्बाचोव के इस्तीफे के साथ ही सोवियत संघ का विघटन हो गया। सबसे पहले लिथुआनिया ने स्वतंत्रता की घोषणा किया, फिर एस्टोनिया तथा लाटविया स्वतंत्र हुए।
इसके बाद सोवियत संघ लाटविया स्वतंत्र हुए। इसके बाद सोवियत संघ 15 राष्ट्रों में बंट गया, जिसमें से 11 ठीक है 11 राष्ट्रों से मिलकर स्वतंत्र राष्ट्र कुल गठन किया। 1992 के प्रारंभ में स्विट्जरलैंड का डावोस किस लिए खबरों में था? विश्व आर्थिक मंच की मेजबानी के लिए। 1992 के प्रारंभ में 3 से 4 जनवरी 1992 तक विश्व आर्थिक मंच की मेजबानी के लिए स्विट्जरलैंड में डावोस की बैठक हुई थी। जनवरी 2019 में 5 दिवसीय विश्व आर्थिक मंच वार्षिक सम्मेलन 2019 का आयोजन डावोस में संपन्न हुआ, जिसमें जलवायु परिवर्तन, बढ़ती असमानता और अमेरिका चीन व्यापार तनाव सहित वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा हुई। इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक हुई मैड्रिड में। कहाँ हुई? मैड्रिड में। फिलिस्तीन और इसराइल में प्रथम सीधी बैठक स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 91-92 में हुई। उल्लेखनीय है कि इन वार्ताओं के लिए रूस व विशेष रूप से अमेरिका का सहयोगात्मक रुख रहा। परिणाम स्वरूप 13 सितंबर 1993 को आवासीय गठन ने फिलिस्तीन व इसराइल के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 1990 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया। सेमनुजोमा को। इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण व अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव पुरस्कार 1990 से सेमनुजोमा को प्रदान किया। वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार चिली की पूर्व राष्ट्रपति और मानवाधिकार कार्यकर्ता मिशेल बेचलेट को दिया गया है। प्रसिद्ध प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे को हाल ही में निम्नलिखित पुरस्कार मिला। जीवन भर की उपलब्धियों का विशेष ऑस्कर पुरस्कार। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे को 1991 में उन्हें जीवन भर की उपलब्धियों के लिए विशेष ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके पूर्व उन्होंने 1984 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जा चुका था। सत्यजीत रे 1955 में पाथिर पांचाली फिल्म का निर्माण करके विश्व सिनेमा पर छा गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपराजितों तथा अपूर्व संसार जैसी फिल्में का निर्माण किया। 1992 में प्रारंभिक भाग में JKLF खबरें में था। 1992 में प्रारंभिक भाग में JKLF खबरों में था। ठीक, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को नियंत्रित रेखा पार करने की कोशिश करने के लिए 1992 के प्रारंभ में JKLF नेता अमानुतुल्लाह खां अपने समर्थकों के साथ कश्मीर की नियंत्रण रेखा पार करना चाहते थे, जिन्हें पाकिस्तान सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। हाल ही में बिहार में हुई नरसंहार की घटना जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए, कहाँ हुई? हाल ही में बिहार में हुई नरसंहार की घटना जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए, कहाँ हुई? भागलपुर के निकट। क्या हुआ? भागलपुर के निकट
1991 में भागलपुर के निकट एक गांव में आदिवासियों ने 40 लोगों को इकट्ठे मार दिया। बिहार में भूमि विवाद के कारण ऐसे नरसंहार कई बार हो चुके हैं। पंचायत विधानसभा के लिए हाल ही में हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटें की संख्या है। पंजाब विधानसभा के लिए हाल ही में हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों की संख्या है 6 है। क्या है? 6 गो है। पंजाब विधानसभा 1991 में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें थी। उस्ताद जहरुद्दीन डागर हाल में खबरें में थे। उस्ताद जहरुद्दीन डागर हाल ही में खबरें में थे संगीत अकादमी पुरस्कार जीतने के लिए। संगीत अकादमी पुरस्कार जीतने के लिए उस्ताद जहीरुद्दीन डागर को संगीत के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए संगीत अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत ने 1991 को घोषित किया गया भारत ने 1991 को घोषित किया गया भारत की यात्रा वर्ष। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को लुभाने के लिए वर्ष 1991 को भारत की यात्रा वर्ष घोषित किया गया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए औतुल्य भारत भारत अभियान 2002 में शुरू किया गया था तथा औतुल्य भारत 2.0 सितंबर 2017 में शुरू हुआ। 1992 में घोषित गणतंत्र दिवस के पुरस्कारों में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। 1992 में घोषित गणतंत्र दिवस के पुरस्कारों में भारत रत्न दिया गया। जे आर डी टाटा को केवल वर्ष 1992 में घोषित भारत रत्न पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आजाद, जे.आर.डी. टाटा एवं सत्यजीत रे को प्रदान किया गया था। 2024 में यह पुरस्कार कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पी.वी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, स्वामीनाथन को प्रदान किया गया। चलिए ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? इनमें से कोई नहीं। 1992-93 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर डी रामा रेड्डी ने फरवरी 2002 में केंद्र सरकार ने अध्यक्ष डॉक्टर डी एम रामा रेड्डी थे। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने प्रोफेसर एम जगदीश 1990 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 1990 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया ए नागेश्वर राव को। 1990 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ए नागेश्वर राव रेड्डी को प्रदान किया गया था। भारतीय सिनेमा के विकास में योगदान देने वाली फिल्मी हस्तियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्ष 1969 हस्तियों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुभारंभ किया गया। इस पुरस्कार की प्रथम विजेता देविका रानी 1969 थी। वर्ष 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। रसायन शास्त्र के लिए 1991 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। रसायन शास्त्र के लिए 1991 का नोबेल पुरस्कार दिया गया रिचर्ड अर्नेस्ट को। 1992-93 के रेलवे बजट में अतिरिक्त राजस्व में वृद्धि का अनुमान लगभग 2090 करोड़
1992-93 के रेलवे बजट के अतिरिक्त राजस्व में वृद्धि का अनुमान 2090 करोड़ आका गया है। आका गया है। वर्ष वर्ष 1991 का डेविस कप जीता था। डेविस कप जीता था फ्रांस ने। डेविस कप लॉन टेनिस की स्पर्धा। डेविस कप लॉन टेनिस की स्पर्धा है। 1991 का डेविस कप फ्रांस ने जीता था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में खेली गई क्रिकेट मैच श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 5वें टेस्ट मैच में रवि शास्त्री ने शतक लगाया। शतक लगाया। शतक लगाया। दक्षेस दक्षेस सार्स आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग। क्षेत्रीय सहयोग। क्षेत्रीय सहयोग। दक्षिण एशिया में एकता व सहयोग के लिए 1985 में ढाका में सार्क दक्षेस की स्थापना की गई। सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का संगठन है जिसका नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन कॉरपोरेशन है। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। इसके सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान व अफगानिस्तान। सार्क आंदोलन शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग है। इसका अन्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करना है। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है मिशन रीज ऑफ चैरिटी। मिशन रीज ऑफ चैरिटी। 26 अगस्त 1910 में मैसेडोनिया पूर्व यूगोस्लाविया के स्कोप्जे शहर में अल्बानिया के एक भवन निर्माता के घर में जन्मी मदर टेरेसा ने 1950 में सतत सेवा कार्य की दिशा में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना 1952 तथा 1953 में मरणोत्तर लोगों के लिए क्रमशः निर्मल हृदय व प्रथम अनाथालय की स्थापना की। मदर टेरेसा को वर्ष 1779 में असहायों व गरीबों की सहायता हेतु शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। वर्ष 1980 में उन्हें भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की संघीय प्रणाली। अमेरिका और जर्मनी में संघात्मक शासन, फ्रांस में एकात्मक शासन एवं ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र एवं एकात्मक शासन प्रणाली विद्यमान है। भारत में संघात्मक शासन है किंतु गंभीर परिस्थितियों में यह एकात्मक भी होता है। पंचशील की मुख्य विशेषता है देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। पंचशील की मुख्य विशेषता देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। अस्तित्व का विकास है। चीन के प्रधानमंत्री चाउ इन लाई एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के मध्य नई दिल्ली में वार्ता के पश्चात 29 अप्रैल 1954 को एक संयुक्त विक्षिप्त जारी की गई जिसमें 5 सिद्धांत बताए गए थे। यही 5 पंच वाले सिद्धांत कहलाता है। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता का आदर, पारंपरिक अनाक्रमण का आश्वासन,
एक दूसरे के आंतरिक मामलों के प्रति तटस्थता, समानता व पारंपरिक सहयोग, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। बिछेंद्री पाल निम्न क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है। बिछेंद्री पाल निम्न क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है। पर्वतारोहण। बिछेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला है। एवरेस्ट शिखर पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली विश्व की पहली महिला संतोष यादव है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। वर्ष 1965 के पाकिस्तानी हमले तथा अमेरिका द्वारा गेहूं न देने के मंसूबों को देखकर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा जैसे नारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिए थे। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम गुरुदेव था, जबकि लाला लाजपत राय पंजाब केसरी तथा सी राजगोपालचारी राजाजी CR उपनाम थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। 1945 में युद्ध की समाप्ति के बाद हुए चुनाव में लेबर पार्टी सत्ता में आई और कटरीमेंट एल्ट्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने। इन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत आजाद हुआ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 1986-87 में चलाया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना था। चिपको आंदोलन है वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन। चिपको आंदोलन वृक्षों को बचाने के लिए उत्तर भारत का एक सशक्त पर्यावरणीय आंदोलन था, जिसके जन्मदाता सुंदरलाल बहुगुणा व चंडी प्रसाद भट्ट थे। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखा है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखा है नीरज सिंह चौधरी ने। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, हिंदुइज्म ए पैसेज टू इंग्लैंड, कॉन्टिनेंट ऑफ सीड्स आदि पुस्तकें लिखी। सुषवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान, इंदिरा गांधी रिटर्न्स द कंपनी ऑफ वीमेन आदि पुस्तकों की रचना की। इंडियन विंस फ्रीडम के लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद। इंडियन विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। जवाहरलाल नेहरू ने द ग्लिम्स फेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया आदि पुस्तकें लिखी। सरोजिनी नायडू के गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकेन विक्स आदि की रचना की। नयनतारा सहगल ने ए वॉयस ऑफ फ्रीडम की रचना किया। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है वह है, इसमें नहीं दिया गया है। चलिए पढ़ते हेडिंग में। जनसंख्या 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत के हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है।
उसके बाद बंगाली दूसरा स्थान है। भारत भारत मराठी इतना करोड़, तेलुगु इतना करोड़, तमिल इतना करोड़, हिंदी इतना करोड़, बंगाली इतना करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। यूनेस्को यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं अंग्रेज और फ्रेंच। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अभिकरण है जिसका गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ। इसका मुख्यालय पेरिस में है जिसकी कार्य भाषाएं अंग्रेजी एवं फ्रेंच हैं। लाइव डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष हैं। क्या हैं? अरविंद घोष हैं। लाइव डिवाइन एसे ऑफ ऑन गीता आदि पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। मुल्क राज आनंद ने कूली कॉन्फ्रेंस ऑफ ए लवर टू लिव्स एंड ए वर्ड लिखा है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने इंडियन फिलॉसफी तथा स्वामी विवेकानंद ने न्यू हिंदुइज्म की रचना की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ये गलत है, डी नंबर। भीमसेन जोशी सही है। शास्त्रीय गायन संगीत अलखा रखा अल्लाह रखा तबला वादक है। देबू चौधरी सितार हैं। एम के सुब्बू लक्ष्मी कर्नाटक संगीत के प्रख्यात गायिका हैं जिन्हें वर्ष 1998 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। बांसुरी के विख्यात वादक उस्ताद हरि प्रसाद चौरसिया हैं। निम्नलिखित पत्रकारों में मैक्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाला वाला कौन है? निम्नलिखित पत्रकारों में से मैक्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? अरुण शौरी है। अरुण शौरी। अरुण शौरी को पत्रकारिता के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में 1957 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। 1958 ईस्वी में भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे को जन सेवा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। वे वे यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। क्या थे? प्रथम भारतीय थे। विभिन्न राज्य के उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश भुर्रा, असम बिहू, हिमाचल प्रदेश नट्टी, राजस्थान घूमर। ठीक है, चलिए। आंध्र प्रदेश में बुर्रा, असम बिहू, राजस्थान घूमर, हिमाचल प्रदेश नट्टी लोक नृत्य प्रचलन है। भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है थे। कौन थे वो? हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर भारत में जन्मे दो दो अमेरिकन नागरिक हैं जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला मिला और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय नागरिक निम्न हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में, सी.बी. रमन भौतिकी क्षेत्र में 1930 में, रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में, मदर टेरेसा शांति 1979 में, अमर्त्य सेन अदृश्यास 1998 में, कैलाश सत्यार्थी शांति 2014 में। भारतीय मूल विदेशी नागरिक नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर हरि गोविंद खुराना चिकित्सा 1968 में, सुब्रहामण्यम चंद्रशेखर भौतिकी 1983 में, वेंकटरमण रामकृष्ण रसायन विज्ञान 2009 में, बी.एस. नायपाल साहित्य 2001 में, अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र में 2019 में। ठीक है, देख लीजिए। देख लीजिए ऊपर से फिर से दोबारा।
चलिए सब देख लिए, चलिए आगे। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में रचनात्मक पत्रकारिता, लेखन तथा संपादन के लिए सराहनीय योगदान करने हेतु प्रदान किया जाता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन पियरे ल्यूमिनेंट को 2021 का यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान किया गया। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग होता है, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार होता है 5,000 किलोग्राम, 5,000 किलोग्राम। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार 5 टन होता है। सबसे भारी थल पशु अफ्रीकी हाथी माना जाता है, जिसका औसतन वजन 60 टन होता है, जबकि सबसे भारी जीव नीली हेल मानी जाती है, जिसका औसतन आकार 35 मीटर और औसत भार 205 टन होता है। क्या होता है? 205 टन होता है नीली हेल। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन ने 1905 में प्लॉक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की सफल व्याख्या की, जिस पर उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वैज्ञानिक इवान इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? प्रायोगिक मनोविज्ञान में। प्रायोगिक मनोविज्ञान में वैज्ञानिक इवान पावलोव प्रायोगिक मनोविज्ञान से संबंधित हैं, जिन्होंने जीवों पर अनेक प्रयोग किए। उन्होंने अधिगम के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार अनुबंध में किसी भी व्यक्ति अथवा परिस्थिति को उद्दीपन के रूप में दिया जाता है। इस उद्दीपन के कारण अधिगमकर्ता अनुक्रिया प्रकट करता है। उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में संबंध ही अनुबंधन है। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते की लाल ग्रंथि पर किया। लिम्बा लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? तीरंदाजी में। क्या? तीरंदाजी में। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? बैडमिंटन के लिए थॉमस कप बैडमिंटन पुरुष चैंपियनशिप का नाम है, जबकि महिलाओं के लिए उबेर कप का आयोजन होता है। प्रथम एशियाई खेल हुए थे नई दिल्ली में हुए थे। प्रथम एशियाई खेल 1951 में दिल्ली में आयोजित किए गए। 18वां एशियाई खेल इंडोनेशिया के जकार्ता एवं पालेमबांग शहरों में 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 को संपन्न हुआ। इसमें भारत ने कुल 69 15 स्वर्ण, 24 रजत, 30 कांस्य पदक जीतकर 8वां स्थान प्राप्त किया। 18वें एशियाई खेल में प्रथम 7 सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता देश क्रमशः चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान, ईरान व चीन। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम रुंगराडो स्टेडियम है, जो कि प्योंगयांग उत्तर कोरिया में स्थित है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी अहमदाबाद है, जबकि तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम
मिशिगन स्टेडियम यूएसए है। यूएसए। प्रश्नोत्तर विकल्प डी सही है। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? बैडमिंटन में। किसमें? बैडमिंटन में। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन के प्रसिद्ध पूर्व खिलाड़ी रहे। इन्होंने बैडमिंटन की ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीतकर देश का नाम रोशन किया। देश का नाम रोशन किया। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। फुटबॉल से। डूरंड कप का फुटबॉल की प्रतिस्पर्धा है। यह भारत का सबसे पुराना फुटबॉल आयोजन है। सन 1988 में सर्वप्रथम डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगी का आयोजन शिमला में हुआ था। चलिए 100 क्वेश्चन हो गया। नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं 39वां बीपीएससी में। थैंक यू।